Welcome all. So today we are going to discuss about the equivalent circuit diagram of the rotor side of an three-phase induction motor. Right? तो किस टाइप से रोटर साइड का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनता है उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको समझने की हमें बहुत ज़रूरत है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कुछ बातें इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने के पहले. देखिए, सबसे पहली बात आती है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते टाइम पे दो चीज़ों का खासा ध्यान दिया जाता है. एक होता है स्टैंड स्टील कंडीशन का, एक होता है स्टैंड स्टील कंडीशन का और दूसरी बात होती है रनिंग कंडीशन की. दूसरी बात होती है रनिंग कंडीशन की. स्टैंड स्टील कंडीशन का मतलब होता है कि रोटर की स्पीड रोटेट नहीं करती है किसी भी आरपीएम में, यानी कि एनआर जो होगा यहाँ पे वो 0 होगा. बट इन केस ऑफ रनिंग कंडीशन रोटर रोटेट होता है कुछ आरपीएम में, और वो जो रोटर रोटेट होगा वो कहलाएगा रोटर स्पीड, जो कि 0 से ग्रेटर देन होगा, नाउ नेक्स्ट, स्लिप की यदि हम बात करें, स्लिप क्या होता है? स्लिप होता है ns माइनस एनआर अपॉन ns. अब स्टैंड स्टील कंडीशन में एनआर जब 0 हो जाएगा तो स्लिप की वैल्यू क्या आएगी? स्लिप की वैल्यू आ जाएगी 1. ठीक है. सिमिलरली यदि हम रनिंग कंडीशन की बात करें, स्लिप s इक्वल्स टू ns माइनस एनआर अपॉन ns. जब एनआर इज ग्रेटर देन 0 होगा तो आपकी जो स्लिप की वैल्यू होगी वो भी क्या कहलाएगी? जो स्लिप की वैल्यू होगी वो 1 नहीं कहलाएगी. एनआर इज ग्रेटर देन 0 होने से स्लिप की वैल्यू आपकी लेस देन 1 होगी. ये रनिंग कंडीशन के केस में स्लिप की वैल्यू ऐसी होती है. ठीक है. अब हम बात करते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में. अब देखो, रोटर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन पता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी होता है s इंटू एफ. अब यहाँ पे स्लिप की यदि वैल्यू 1 हो जाएगी तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा? स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा. अब यहाँ पे यदि हम रोटर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रोटर फ्रीक्वेंसी अगेन यहाँ पे sf कहलाएगा. अब स्लिप इज लेस देन 1. ठीक है. इफ s is less than 1, it means that whatever we have the value of rotor frequency, that should be less than the stator frequency. क्योंकि 1 s is less than 1 है, ऑब्वियस सी बात है कि रोटर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो स्टेटर फ्रीक्वेंसी से कम होगी. ठीक है. आई होप इतनी बात आप लोग थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो स्टैंड स्टील कंडीशन और रनिंग कंडीशन के केस में. ठीक. अब हम ईएमएफ इक्वेशन की बात छेड़े तो ईएमएफ इक्वेशन जो होता है इंडक्शन मोटर के रोटर साइड में, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसकी वैल्यू होती है 4.44 होती है N2 F 5M और इंटू KW2.
Kw2 is nothing but winding factor of the rotor cycle. वाइंडिंग फैक्टर ऑफ रोटर Kw2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. Kw2 is nothing but winding factor of rotor. Winding factor of rotor. ठीक है. ओके. यही EMF इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा सा शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, फिर भी मैं डिक्टेट कर देता हूं. सिंस द वाइंडिंग ओरिएंटेशन in induction machine is similar to synchronous machine. The expression of induced EMF can be directly taken from synchronous machine. That's why हम EMF जो इक्वेशन होती है वो सिंक्रोनस मशीन से हम लेते हैं, क्योंकि दोनों का जो ओरिएंटेशन का जो प्रोसेस है वो सेम होने की वजह से. वो क्या लेते हैं? वो हम लेते हैं E2 इक्वल्स टू 4.44 N2 F5M इंटू Kw2. ये लेते हैं. ठीक है, इसको एरेज कर देते हैं. ठीक. और Kw2 क्या है? Kw2 है आपका वाइंडिंग फैक्टर ऑफ रोटर. Kw2 क्या है आपका? वाइंडिंग फैक्टर ऑफ रोटर. इज इट क्लियर? बट ये जो केस बनता है ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंड स्टील कंडीशन के कारण हम इस टाइप से इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन लेते हैं. ठीक है. बट हम रनिंग कंडीशन की यदि हम बात करें तो रनिंग कंडीशन में आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा, रनिंग कंडीशन में जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी मतलब स्लिप के फंक्शन में होगा. वो आपका स्लिप के फंक्शन में होगा, क्योंकि स्लिप की वैल्यू तो 1 नहीं होती है ना रनिंग कंडीशन में. तो स्लिप के फंक्शन में होगा यदि फ्रीक्वेंसी रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी स्लिप के फंक्शन में होगा तो इसका मतलब ये होता है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा रनिंग कंडीशन में वो भी आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी स्लिप के फंक्शन में होगा, यानी कि E2 डैश जो होगा S इंटू E2. राइट. ठीक है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक. स्टैंड स्टील कंडीशन और रनिंग कंडीशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है? ईएमएफ इक्वेशन जो होता है वो डायरेक्टली जो हम सिंक्रोनस मशीन में जो डिराइव करके निकालते हैं सेम उसी ईएमएफ इक्वेशन को हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं. ठीक है. स्टैंड स्टील कंडीशन में ईएमएफ की जो इक्वेशन होती है वो स्लिप के फंक्शन में नहीं होती हैं, बट रनिंग कंडीशन में स्लिप का फैक्टर आ जाने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर साइड में वो आपका स्लिप के फंक्शन में होगा. ठीक. नाउ नेक्स्ट
यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द मोटर इज रनिंग एट ए स्लिप एस द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर वाइंडिंग इज scaled by a factor of s as compared to the standstill condition. Okay, now let us talk about the rotor reactance of an three-phase induction motor. Leakage reactance. लीकेज रिएक्टेंस की बात करते हैं. लीकेज रिएक्टेंस स्टैंड इन केस ऑफ स्टैंड स्टील and what happened about the leakage reactance in case of running condition. Right now stand still condition में क्या होगा? 2 pi 2 pi f into L2 होगा. ठीक है. बट इन केस ऑफ रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी जो होती है स्लिप के फंक्शन में आ जाती है. तो इस केस में 2 pi s f into L2. राइट. तो x2 जो होगा s into 2 pi f L2 और जो लीकेज रिएक्टेंस होगा ऑफ द रोटर साइड वो आपका होगा स्लिप के फंक्शन में, जो कि होगा x2 डैश इक्वल्स टू s इंटू x2. ये हमने बात किया लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द रोटर साइड इन केस ऑफ स्टैंड स्टील और वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ रनिंग कंडीशंस. सिमिलरली इसके पहले जो हमने ईएमएफ इंड्यूस का केस देखा था स्टैंड स्टील के कंडीशन में और रनिंग कंडीशन के केस में, उसी टाइप से हमने लीकेज रिएक्टेंस का भी केस देखा स्टैंड स्टील कंडीशन और रनिंग कंडीशन में कैसे लिया जाता है. राइट. तो अंडर रनिंग कंडीशन द रोटर फ्रीक्वेंसी इज स्केल्ड बाय अ फैक्टर ऑफ s due to which all the parameters that are directly proportional to frequency such as EMF and reactance are also scaled by a factor of s. Okay, समझ चुके हो इस पॉइंट को? एक्सप्लेन भी मैंने मैथमेटिकली करवा दिया है. नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टेट्स दैट वी कंसिडर्ड द रेजिस्टेंस टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी. ओके, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी का कोई आपस में लेन देन नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी के. हैंस द रोटर रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम अंडर स्टैंड स्टील कंडीशन एज वेल एज रनिंग कंडीशन, क्योंकि रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होने की वजह से जो स्टैंड स्टील कंडीशन का जो रेजिस्टेंस होगा और रनिंग कंडीशन का जो रेजिस्टेंस होगा वो दोनों सेम होगा. बट जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा दोनों के केस में अलग होगा. लीकेज रिएक्टेंस का जो केस होगा वो दोनों के केस में अलग होगा. ओके, इतनी बात क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं रोटर इम्पीडेंस के बारे में. रोटर इम्पीडेंस के बारे में
रोटर इम्पीडेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रोटर इम्पीडेंस के बारे में बात होगी स्टैंड स्टील कंडीशन में, और फिर बात होगी रनिंग कंडीशन में। ठीक है, स्टैंड स्टील कंडीशन में देखिए क्या होता है रोटर का इम्पीडेंस। रोटर का इम्पीडेंस जो होगा स्टैंड स्टील के कंडीशन में वो होगा R2 प्लस JX2। ठीक है, स्टैंड स्टील में हमें पता है कि स्लिप जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। डेट्स वाई किसी भी टाइप का स्लिप का काम ही नहीं आता है स्टैंड स्टील कंडीशन में। बट इन केस ऑफ रनिंग कंडीशन रोटर इम्पीडेंस की यदि हम बात करें तो स्लिप जो होता है वो लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पे जो आपका रोटर का इम्पीडेंस होगा वो Z2 इक्वल्स टू R2 प्लस J इंटू S इंटू X2 होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक, यहाँ पे स्लिप का फंक्शन आ जाएगा। ठीक, अब ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक, अब इसको पोलर फॉर्म में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, Z2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का स्क्वायर एंगल tan इनवर्स SX2 बाई R2, ये लिखेंगे। ठीक है, पोलर फॉर्म में। तो इसमें जो θ2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी θ2 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, tan इनवर्स S इंटू X2 बाई R2। राइट, ओके। तो ये हमने रोटर इम्पीडेंस के बारे में बात किया। किस केस में, इसको भी आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। क्या लिखोगे इसको पोलर फॉर्म में, रूट R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, फिर लिखना आप tan इनवर्स X2 बाई R2। जो स्टैंड स्टील कंडीशन में जो θ2 होगा दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स X2 बाई R2। राइट, सो ये आपकी बात हुई रोटर इम्पीडेंस की इन केस ऑफ स्टैंड स्टील कंडीशन एंड इन केस ऑफ रनिंग कंडीशन, in case of stand still condition and in case of running condition। राइट, तो क्या क्या बात हो चुकी अभी तक। इंड्यूस ईएमएफ का केस देखा स्टैंड स्टील कंडीशन में और रनिंग कंडीशन में रोटर साइड में। फिर हमने देखा लीकेज रिएक्टेंस का केस देखा अगेन स्टैंड स्टील कंडीशन में और रनिंग कंडीशन में। फिर हमने क्या केस देखा, रोटर इम्पीडेंस का केस देखा अगेन स्टैंड स्टील कंडीशन में और रनिंग कंडीशन में। ठीक है, अब देखो, अब ये बोला गया है कि सिंस द रोटर कंडक्टर्स आर ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड, so that's why the rotor circuited only contains induced EMF, rotor resistance and leakage reactance। right, अब बात होती है किसकी, करंट की बात आएगी। अब हम बात करेंगे करंट की। अब फिर से हम आ जाते हैं स्टैंड स्टील में और फिर रनिंग कंडीशन में। ठीक है, अब स्टैंड स्टील में क्या होगा, स्टैंड स्टील में आपका जो रोटर का करंट होगा वो I2 इक्वल्स टू होगा
E2 अपॉन क्या होगा, R2 प्लस जे एक्स टू। ठीक, E2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, रूट R2 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, या फिर विथ एंगल माइनस tan इनवर्स x2 अपॉन R2। ये होगा, ये होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा ही होगा। ठीक है, स्टैंड स्टील की बात हुई। अब यदि हम रनिंग कंडीशन की बात करें तो क्या होना चाहिए, रनिंग कंडीशन में ऐसा होगा कि I2 जो होगा आपका वो होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा रनिंग कंडीशन में वो होगा S इंटू E2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस J इंटू S इंटू X2। राइट, अब इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं हम, यदि हम न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर से s कॉमन ले लें तो इट विल बिकम E2 अपॉन R2 बाई S प्लस J इंटू X2। राइट, नाउ अब इसको थोड़ा सा और सजा के लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E2 अपॉन रूट R2 बाई S का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर विथ एन एंगल माइनस tan इनवर्स X2 डिवाइडेड बाई R2 बाई S। राइट, तो इस टाइप से हम रनिंग कंडीशन में रोटर के करंट की इक्वेशन निकालते हैं। ठीक, इस टाइप से हम रनिंग कंडीशन में रोटर के करंट की इक्वेशन निकालते हैं। और स्टैंड स्टील कंडीशन में तो सिंपल रहता है, उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर है ना। तो करंट की भी बात हो गई। ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि इफ स्लिप इज टेकन कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर देन ईएमएफ एंड रिएक्टेंस बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लिप। यानी कि जब हमने स्लिप को न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर से कॉमन लिया तो करंट की जो इक्वेशन बनी रनिंग कंडीशन में वो बनी I2 डैश इक्वल्स टू E2 अपॉन R2 बाई S प्लस X2, ये बनी। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ और जो लीकेज रिएक्टेंस जो स्लिप पे डिपेंड कर रहा था वो अब इंडिपेंडेंट हो गया है स्लिप से। अब वो रोटर रेजिस्टेंस बिकम्स ए फंक्शन ऑफ स्लिप हो गया है। राइट, बिकम्स ए फंक्शन ऑफ स्लिप हो गया है। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। देखो, सर्किट डायग्राम के लिए सबसे पहला ये जानना जरूरी था कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो, फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ, जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो स्टैंड स्टील कंडीशन में क्या होगा, रनिंग कंडीशन में क्या होगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि लीकेज रिएक्टेंस जो होगा वो स्टैंड स्टील कंडीशन में क्या होगा, रनिंग कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तीसरी चीज़ ये कि जो इम्पिडेंस होगा रोटर साइड का वो स्टैंड स्टील में क्या होगा, रनिंग कंडीशन में क्या होगा, ये भी हमने देखा। फिर चौथी चीज़ हमने ये भी देखा कि रोटर करंट जो होगा वो स्टैंड स्टील कंडीशन में क्या उसका एक्सप्रेशन निकल के आएगा और रनिंग कंडीशन में क्या निकल के आएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम की।
ठीक। अब जब हम यदि सर्किट डायग्राम की यदि हम बात करें, फिर से स्टैंड स्टील में किस टाइप से सर्किट डायग्राम बनेगा। स्टैंड स्टील कंडीशन में जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से। R2 और ये हो गया JX2, और यहाँ का जो करंट फ्लो होगा that should be the I2, राइट। ये स्टैंड स्टील कंडीशन की केस है। रनिंग कंडीशन में क्या होगा, सर्किट डायग्राम रोटर साइड का रनिंग कंडीशन में आइए देखते हैं। रनिंग कंडीशन में क्या होता है, स्लिप जो होता है, इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो स्लिप के फंक्शन में होता है, यानी कि ये हो जाएगा SE2 और ये यहाँ पे आएगा I2 डैश और ये हो जाएगा R2 प्लस J, मतलब इंड्यूस ईएमएफ स्लिप के फंक्शन में आ जाएगा, और आपका लीकेज रिएक्टेंस भी स्लिप के फंक्शन में आ जाएगा, राइट। नाउ इसको यदि और मॉडिफाई करना चाहो तो हम लोग कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई इस टाइप से कर सकते हैं कि स्लिप को इंडिपेंडेंट, इंड्यूस ईएमएफ को इंडिपेंडेंट कर दो स्लिप से, और रोटर को डिपेंडेंट कर दो स्लिप से। तो जब हम ईएमएफ को इंडिपेंडेंट कर देंगे स्लिप से तो क्या होगा, SE2 की जगह हम E2 लिख दो, ठीक है। और R2 क्या हो जाएगा, R2 बाई S, और ये क्या हो जाएगा JX2, है ना। और ये रोटर करंट यहीं से ये आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या कहना चाहिए, सर्किट डायग्राम ड्रॉ होता है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ होता है रोटर साइड का इंडक्शन मोटर में एट स्टैंड स्टील कंडीशन में और रनिंग कंडीशन में। पूरा प्रोसेस हमने समझाने की कोशिश किया है यहाँ पे। फिर भी कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप्स मैंने बताया है कि कैसे कहाँ पे सबसे पहले पैरामीटर को हम पैरामीटर के बारे में जानते हैं, फिर उसी पैरामीटर के बेसिस में हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं रोटर साइड का, राइट। तो ये था आज की कहानी जो कि रिलेटेड थी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ द रोटर साइड से। देखिए गाइस, इसके बाद हम बात करेंगे पर फेज पावर के बारे में, है ना। बिना पावर के तो कोई कहानी बन नहीं सकती इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो कल हम बात करेंगे पर फेज पावर के बारे में, पर फेज पावर कैसे हम निकालते हैं, उनका इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। फिर टॉर्क के बारे में कल हम मेन फोकस हमारा रहेगा पावर और टॉर्क का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।